चलिए शुरू करते हैं हम लोग। ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव स्पेशल वीडियो है क्लास 9th का, और ये पार्ट 2 है जिसमें हम लोग देखेंगे अपवाह तंत्र के बारे में। अपवाह तंत्र के इंट्रोडक्शन के बारे में क्या क्या बातें हैं उसको देखेंगे। इसका शाब्दिक अर्थ होता है जल प्रवाह। अपवाह का मतलब होता है जल प्रवाह। और एक और बात याद रखेंगे, गौर्ज का निर्माण कैसे होता है। तो नदियों के प्रवाह के क्रम में पर्वतों को काट कर क्या बनता है, जॉर्ज का निर्माण होता है। ये भी आप नोट कर लेंगे। विश्व की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन है, तो अमेजन नदी बेसिन है। और विश्व की सबसे बड़ी नदी भी कौन है, तो अमेजन नदी है। और विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है, तो नील नदी है। ये बात याद रखेंगे। और भारत की सबसे बड़ी अपवाह बेसिन कौन है, तो गंगा है। और भारत की सबसे लंबी नदी भी कौन है, तो गंगा है। इतना याद रखेंगे। गंगा नदी के बारे में भी और कुछ बात जान लेते हैं। क्या जानते हैं कि इस गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी के नाम से जानते हैं। और इसकी उत्पत्ति हिमालय के गोमुख से हुआ है। कहाँ से हुआ है, हिमालय के गोमुख से हुआ है। अलकनंदा और भागीरथी उत्तराखंड के देवप्रयाग में मिलती हैं, और उसके आगे इसका नाम गंगा नदी हो जाता है। याद रखेंगे। अलकनंदा शाखा और भागीरथी नदी की शाखा दोनों जहाँ पे मिलती है और मिलने के बाद आगे बढ़ती है, उसी को हम लोग कहते हैं, जहाँ मिलती है उसको कहते हैं देवप्रयाग, या उत्तराखंड में है। और इसके आगे इसका नाम गंगा नदी होता है। और याद रखेंगे कि हरिद्वार के समीप गंगा नदी मैदानी भागों में प्रवेश करती है। गंगा नदी की लंबाई 2525 किलोमीटर है, जो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिम बंगाल राज्यों से बहती हुई कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और इसके 6 किलोमीटर पर क्या होता है कि 1 मीटर का ढाल होता है। जैसे कहने का मतलब कि ये ढाल हुआ, गंगा नदी से बह रही है, तो 6 किलोमीटर दूरी तय करने पर क्या होता है कि 1 मीटर का ढलान होता है, स्लोप होता है। ये याद रखेंगे। ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में भी कुछ जान लिया जाए। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो कहते हैं, और बांग्लादेश में जमुना नदी के नाम से इसे पुकारते हैं। आगे बढ़ते हैं यमुना नदी के बारे में। यमुना नदी हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। कहाँ से निकलती है, हिमालय के यमुनोत्री से निकलती है। और यह 1375 किलोमीटर लंबी है। और गंगा की सबसे बड़ी सहायक भी नदी है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है, तो यमुना है। इसकी लंबाई 1375 किलोमीटर है। और यहाँ पे याद रखेंगे, जो ये इलाहाबाद में प्रयाग के पास क्या होता है कि ये गंगा नदी में आकर मिल जाती है, यमुना नदी। महानदी के बारे में देख रहे हैं हम लोग कि महानदी की लंबाई 890 किलोमीटर है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, और महानदी आप उड़ीसा में ये ज़्यादा इसका क्षेत्र है फ्लो होने वाला, बहने वाला। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, तो शिवनाथ है, हंसदेव है, मांद है, जोंक है, और तेल है। ये महानदी की सहायक नदी है। कावेरी नदी के बारे में देखिए। कावेरी नदी का जो बेसिन है, अपवाह बेसिन, वो तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में फैला हुआ है। और इसकी प्रमुख सहायक नदी कौन कौन है, तो इसकी प्रमुख सहायक नदी हम लोग देखेंगे कि हिमावती, अमरावती, ये सब इसकी सहायक नदियां हैं। और शिव समुद्रम जलप्रपात भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है, जो कावेरी नदी पर है। इसको नोट कर लेंगे। शिव समुद्रम जलप्रपात जो कहाँ पे है, तो कावेरी नदी पे है, और यह भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, गोखुर झील के बारे में देखेंगे। गोखुर झील क्या है, गोखुर झील कौन झील होते हैं, इसको समझिए कि अवसाद की मात्रा, सेडिमेंटेशन की मात्रा जब बढ़ जाती है, तो भूमि
का जो ढलान होता है वो कम हो जाता है। भूमि का ढलान क्या होता है, कम हो जाता है, जिससे गोखुर झील का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, गोखुर झील का निर्माण होता है। और यह गाय के, जानवर के खूर के जैसे इसका आकार होता है, इसीलिए इसको कहते हैं गोखुर, गोखुर झील। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में क्या देखेंगे कि गोखुर झील का एग्जाम्पल कौन है, तो बेतिया का सरैयामान झील, बेतिया का सरैयामान झील और बेगूसराय का कांवर झील, दोनों गोखुर झील के एग्जाम्पल हैं। बेगूसराय का जो कांवर झील है उसे वेटलैंड स्थलों में सूचित किया गया है, रामसर के वेटलैंड स्थलों में सूचित किया गया है। वह बिहार का एकमात्र स्थल है, वेटलैंड में सूचित रामसर साइट के वेटलैंड में उसको दर्ज किया गया है। क्रेटर झील के बारे में देखिए, क्रेटर झील क्या होते हैं, तो ज्वालामुखी के क्रेटर राख और लावा के बंधने से होते हैं। राख और क्रेटर झील का मतलब क्या होगा कि ज्वालामुखी उद्गार हुआ, और ज्वालामुखी उद्गार के फलस्वरूप लावा पृथ्वी के अंदर से, धरती के अंदर से निकली, और निकलने के बाद वो ठंडा हुई, और ठंडा होने के बाद वो जो आसपास का इलाका जो गड्ढा हो गया है उसमें पानी कुछ दिनों के बाद एकत्रित हो जाता है, जिसे हम लोग क्रेटर झील कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रेटर झील कहते हैं। और क्रेटर झील में क्या है कि कौन कौन से क्रेटर झील के एग्जाम्पल हैं, तो टिटिकाका झील, टिटिकाका झील किस प्रकार के झील का एग्जाम्पल है, तो क्रेटर झील का एग्जाम्पल है। और टर्की का वान झील भी इसका ही एग्जाम्पल है। भारत में महाराष्ट्र में एक झील है जिसका नाम है लुनार झील, यह भी क्रेटर झील का ही एग्जाम्पल है। आगे बढ़ते हैं लैगून झील, लैगून झील, लैगून झील को देखेंगे हम लोग कि लैगून झील क्या है, तो भारत में जो चिल्का और पुलिकट झील है ये दोनों लैगून झील का एग्जाम्पल है। उड़ीसा में चिल्का झील और आंध्र प्रदेश का पुलिकट झील, दोनों का क्या है कि ये दोनों ही लैगून झील के एग्जाम्पल हैं। और क्या देख रहे हैं हम लोग, यहीं पे एक और बात देख लिया जाए, कौन सा, तो गंगा सेतु के बारे में, पटना सेतु के बारे में। पटना पे गांधी सेतु बना है, जो कब बना है, तो 1984 में बना है, और भारत का सबसे लंबा सड़क पुल है जिसकी लंबाई 7 किलोमीटर है। इससे भी बड़ा सेतु पुल बन गया है जिसका नाम है सदिया धुबरी पुल, जो ब्रह्मपुत्र नदी पे असम और अरुणाचल प्रदेश में बना है। आगे बढ़ते हैं हम लोग और देखते हैं, बड़े आकार की झील को सागर कहते हैं। बड़े आकार की झील को क्या कहते हैं हम लोग, सागर कहते हैं। जैसे कैप्सियन सागर, मृत सागर और अरल सागर, इन सब को ये झील ही है वास्तव में, और ये बड़े आकार के हैं, इसीलिए इसे सागर के नाम से भी हम लोग जानते हैं। लास्ट में देखेंगे टिहरी परियोजना, टिहरी परियोजना भी हम लोग यहीं पे देख लेंगे कि यह भागीरथी नदी पर है। किस नदी पे है, भागीरथी नदी पे है, और यह विश्व का 5वां जबकि एशिया का सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजनाओं में से एक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब देखेंगे हम लोग मानसून के बारे में। मानसून के बारे में क्या बातें हैं इसको हम लोग समझते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति अरब भाषा के मौसम शब्द से हुई है, जिसका अर्थ मौसम या ऋतु होता है। ये याद कर लेंगे। जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक कौन कौन है, तो इसके लिए एक ट्रिक है, क्या है, लैंड फॉर्म, LAND, लैंड फॉर्म, FORM, लैंड फॉर्म्स, एस भी है, लैंड फॉर्म्स। क्या है, लैंड फॉर्म्स, क्या है, लैंड फॉर्म्स। ये दिखाई आपको दे रहा होगा, लैंड फॉर्म्स। लैंड फॉर्म्स में क्या है कि एल का क्या है, एल का मतलब है लैटिट्यूड, लैटिट्यूड को हिंदी में अक्षांश कहते हैं, और ए का मतलब है एल्टीट्यूड, इसका मतलब होता है क्या, तो देशांतर। क्या होता है, देशांतर होता है। और एन का मतलब होता है, मतलब नियरेस्ट फ्रॉम सी, समुद्र से निकटता, समुद्र से निकटता। और डी का मतलब क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ विंड, पवन की दिशा। और एफ का मतलब होता है फॉरेस्ट, मतलब वन। और ओ का मतलब क्या होता है, ओशियन करेंट, समुद्रिक जलधारा। और आर का मतलब क्या होता है, रेनफॉल, रेनफॉल मतलब वर्षा। और एम का मतलब क्या होता है, माउंटेन, माउंटेन मतलब पर्वत, पहाड़ी। और एस का मतलब क्या होता है, सोयल मतलब मिट्टी। ये सब क्या है,
जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारक हैं। जैसे क्या देखेंगे कि जो अक्षांश और देशांतर है, इससे भी जलवायु में फर्क पड़ता है। अगर आप भूमध्य रेखा के 0 डिग्री इक्वेटर के पास हैं तो अलग जलवायु होगा, और आप उत्तरी ध्रुव या दक्षिणी ध्रुव पे हैं तो वहाँ पे अलग जलवायु देखने को मिलता है। उसी प्रकार से अगर समुद्र के पास हैं और समुद्र से बहुत दूर हैं तो अलग जलवायु देखने को मिलेगा। आप जितना समुद्र के पास हैं वर्षा उतना ही ज़्यादा होगी, और जितना ही दूर हैं उतना ही वर्षा कम होगी। तो जलवायु को नियंत्रित किया कि नहीं किया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे उसमें कि और क्या देख सकते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ विंड। पवन की दिशा का मतलब क्या है कि जैसे पवन की दिशा जिस तरीके से बहेगी और जहाँ पे अवरोधक मिलेंगे वहीं पे बारिश होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो ये भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक है। और आया है एफ फॉर फॉरेस्ट। फॉरेस्ट का मतलब होता है वन। जंगल भी क्या करते हैं, जलवायु को नियंत्रित करने में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। जहाँ पे जंगल ज़्यादा होता है वहाँ पे बारिश ज़्यादा होती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, समुद्रिक जलधारा। ओ फोर था ओशियन करेंट, समुद्रिक जलधारा। इसका मतलब है कि आप जलधारा देखेंगे कि समुद्र की जलधारा या तो गर्म जलधारा होती है और नहीं तो ठंडी जलधारा होती है। अगर आप गर्म जलधारा के पास हैं तो आपका टेम्परेचर वहाँ पे ज़्यादा होगा, ठंडी जलधारा के पास होंगे तो वहाँ पे टेम्परेचर कम होगा। इस प्रकार से हम देखेंगे R4 है रेनफॉल, वर्षा है जो जलवायु को नियंत्रित करती है। पर्वत पठार भी जलवायु को नियंत्रित करते हैं। जहाँ पे पर्वत पठार होगा वहाँ पे बारिश निश्चित रूप से ज़्यादा होती है। और मिट्टी भी जलवायु को नियंत्रित करने वाले कारकों में से एक गिने जाते हैं। आप इसको याद कर चुके होंगे, नोट भी कर चुके होंगे। आगे बढ़ते हैं लोग, भारतीय जलवायु को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन है। तो ये 4 कारक हैं जो ज़्यादातर भारतीय जलवायु को प्रभावित करते हैं। अक्षांश, दूसरा बात है ऊंचाई मतलब वही देशांतर, और तीसरा बात है वायु दाब और पवन हवा, और तीसरा क्या है तो जल एवं स्थल का वितरण। कहाँ पे जल है और कहाँ पे स्थल है, इसके अकॉर्डिंग भी क्या होता है, भारतीय जलवायु प्रभावित होती है। आगे बढ़ते हम लोग एल नीनो को समझते हैं। एल नीनो एक स्पेनिश शब्द है जिसका अर्थ शिशु होता है, चाइल्ड। इसका मतलब यह होता है कि यह गर्म जलधारा से संबंधित है। जहाँ पे एल नीनो, जहाँ पे समुद्र के पास गर्म जलधारा होगा वहाँ पे कौन सी घटना होगी, तो एल नीनो की घटना होगी, जिसके कारण उसके आसपास के इलाके में 5 से 10 डिग्री तक टेम्परेचर क्या हो सकता है, बढ़ सकता है, एल नीनो के घटना के कारण। आगे हम लोग देखेंगे ला नीनो। क्या देखेंगे, ला नीनो। ला नीनो में हम क्या देखेंगे कि ये भी इसके थोड़ा सा विपरीत है। इसकी उत्पत्ति क्या होता है कि भाई ये जैसे वो यहाँ पे हम लोग देखें कि एल नीनो गर्म जलधारा के कारण हुआ था, उसी प्रकार से ला नीनो है ठंडी जलधारा से के कारण इसका उत्पत्ति होता है और इसके कारण वर्षा अधिक होती है। जब भी ला नीनो की घटना होगी तो वर्षा बहुत ज़्यादा होगी, जबकि एल नीनो की जब घटना होगी तो वहाँ पे वर्षा बहुत कम होगा। ये याद रखेंगे। मानसून का स्वभाव क्या है, तो मानसून का स्वभाव हम लोग देखते हैं कि मानसून का स्वभाव अनिश्चितता के तौर पर भारत में पाई जाती है। और क्या है कि दक्षिणी पश्चिमी जो मानसून है, जो वर्षा ऋतु में जिसके कारण वर्षा होती है, जो जून से सितंबर तक रहती है। हम लोग क्या देखें कि मानसून के 2 ब्रांचेस हैं। एक है दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जिसके कारण भारत में वर्षा के मौसम में, गर्मी के मौसम में क्या होता है, बारिश होती है। और ये कब से कब तक, तो जून से लेकर सितंबर तक। समानता देखा जाता है कि 1 जून को केरल के तट पे दक्षिणी पश्चिमी मानसून का आगमन हो जाता है। और क्या देखते हैं हम लोग, समुद्र से दूरी जैसे जैसे बढ़ती है वर्षा की मात्रा भी घटती है। आप समुद्र से जितना दूर चले जाएंगे बारिश उतना कम होगी, और समुद्र से जितना नज़दीक रहेंगे बारिश उतना ही ज़्यादा होगी। ये सब मानसून के लक्षण हैं। मानसून वर्षा भू आकृति द्वारा नियंत्रित भी होती है। कहने का मतलब यह है कि अगर मानसूनी हवा बह रही है, अगर वो पर्वत पठार से नहीं टकराएगी तो बारिश नहीं होगी। इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि मानसूनी वर्षा कराने के लिए पर्वत पठार भी होने
चाहिए। हम लोग देखते हैं कि मेघालय के मानसीराम में बारिश सबसे ज़्यादा होती है, वर्षा सबसे ज़्यादा होती है, दुनिया में सबसे ज़्यादा वर्षा वहीं पे होती है। इसका मुख्य वजह है कि वहाँ पे पर्वत पहाड़ियों की संख्या ज़्यादा है और वहाँ पे मानसून जब जाती है तो फंस कर रह जाती है और ज़्यादा बारिश होती है। गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ी जो वहाँ पे है। आगे हम लोग बढ़ते हैं, वर्षा एवं उसके प्रकार। वर्षा एवं उसके दो प्रकार हैं, क्या है? तो एक तो ग्रीष्मकालीन वर्षा है जो गर्मी के दिनों में होती है, जिसका कारण क्या है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून का होना, दक्षिणी पश्चिमी मानसून को होना। ग्रीष्मकालीन वर्षा में क्या देखते हैं, ये क्यों होती है? तो दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण यह वर्षा होती है। और ये जब भारत में इसके कारण वर्षा होती है तो ये दो भागों में बढ़ जाती है। पहला भाग है बंगाल की शाखा, बंगाल की खाड़ी वाली शाखा, और दूसरा का नाम है अरब सागर की शाखा, अरब सागर की शाखा। जैसे भारत का जो आकार है नीचे से वो त्रिभुजाकार है, ऐसे है। तो क्या हुआ, जब ऐसे हवा आई मानसून की तो कुछ भाग ऐसे चला जाता है और कुछ भाग इधर से होकर जाता है, तो दो भागों में बढ़ता है। तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि ग्रीष्मकालीन वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून के कारण होता है, दो भागों में बंटने के कारण होता है। और देखते हैं हम लोग शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा क्या है कि भारत में ये चलने वाला पछुआ हवा अत्यंत गर्म और शुष्क होता है, जिसे हम लोग लू कहते हैं। यह कब चलता है? तो यह शीतकालीन वर्षा का परिणाम है। शीतकालीन वर्षा हम देखते हैं कि लौटते हुए मानसून के समय भी होता है। और कब होता है? तो दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में ये ज़्यादा होता है। और क्या देखेंगे कि लू तो हम लोग देख लिए कि उत्तर भारत में जो गर्म और पछुआ हवा चलता है उसी को हम लोग लू कहते हैं, जबकि पश्चिम बंगाल में जब इस प्रकार की स्थानीय हवा चलती है जो गर्म होती है और अत्यंत शुष्क होती है, उसको हम लोग नॉर्वेस्टर के नाम से जानते हैं। जबकि जब ये कर्नाटक में बहती है तो इसको आम की बौछार की संज्ञा दी जाती है। इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं। अब आगे वनस्पति के प्रकार। वनस्पति के प्रकार में हम लोग क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग देखेंगे कि वनस्पति के प्रकारों में कि ये 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के। पहला प्रकार है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तीसरा है उष्णकटिबंधीय कटीले वन तथा झाड़ियाँ, और चौथा है पर्वतीय वन, और पांचवा है मैग्रोव या डेल्टाई वन। आप इसको नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। और क्या आप देखेंगे कि भारत में वन जीव संरक्षण अधिनियम कब आया? तो 1972 में आया। और भरतपुर पक्षी विहार कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और घड़ियाल मगरमच्छ की एक प्रजाति है जो विश्व में केवल सुंदरबन में ही पाया जाता है। सुंदरबन कहाँ पे है? तो पश्चिम बंगाल में। घड़ियाल की एक मगरमच्छ की प्रजाति है जो विश्व में केवल कहाँ पाई जाती है? सुंदरबनों में ही पाई जाती है। भारत में लगभग 15,000 फूलों के पौधे हैं जो विश्व के फूलों के पौधे का 6% है, 6%। आगे हम लोग बढ़ते हैं। आयु की संरचना की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या का विभाजन किस प्रकार से होता है? तो देखिए, किशोरावस्था में 0 से लेकर 15 साल तक की उम्र के लोग आते हैं, जबकि प्रौढ़ वर्ग में 15 से लेकर 59 साल तक की आयु के लोग आते हैं। और तीसरा वर्ग है वृद्ध वर्ग, जिसमें 60 प्लस उम्र वाले लोग उसमें आते हैं। क्या बात है कि जो प्रौढ़ वर्ग है, दूसरा वर्ग, इसको कार्यशील जनसंख्या कहते हैं, कार्यरत जनसंख्या कहते हैं, क्योंकि उत्पादन के कामों में यही लोग भाग लेते हैं। किशोर वर्ग और वृद्ध वर्ग ये लोग इन पे आश्रित रहते हैं, प्रौढ़ वर्ग पे आश्रित रहते हैं। इसीलिए किशोरा वर्ग को और वृद्ध वर्ग को दोनों को आधारित जनसंख्या कहते हैं। इस प्रकार से यह ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव स्पेशल का पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हुआ।